हेलो गाइस, दिस इज अफसर कन्नारिया, ABBGMC फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट। गाइज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक हमारा कवर हो चुका है। रिएक्शन मैकेनिज्म से हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें हमारे 4 स्टेप्स में हमको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना था। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था बॉन्ड क्लीवेज, अटैकिंग स्पीसीज, रिएक्शन इंटरमीडिएट और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हमने स्टार्ट किया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो कल हम कवर कर चुके थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ। तो आज हम कवर करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनाइन। ठीक है ना। एक बार मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर एक बार फिर से नज़र डाल देता हूँ। ये था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनाइन। ये मैंने एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दिया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनाइन। कार्बन अनाइन का एक बार जस्ट देख लो। कार्बन अनाइन की डेफिनेशन होती है द कार्बन, मतलब कि जिस कार्बन पे निगेटिवली चार्ज हो वो होता है अपना, और उसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट रहती है। कार्बन अनाइन में हमने क्या कहते था कि एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट रहती है, 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो सारे सब पेयर में होते हैं और नेगेटिवली चार्ज होता है। जब नेगेटिवली चार्ज है स्पीसीज, अगर स्पीसीज नेगेटिवली चार्ज है तो और हम इसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर और ये स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो कल हमने एक चीज़ लिखी थी कि चार्ज जितना किसी स्पीसीज के पास जितना चार्ज रहा होगा, किसी स्पीसीज के पास जितना चार्ज रहा होगा उसके पास उतनी एनर्जी रही होगी, और जिसके पास जितनी एनर्जी रही होगी उसके पास उतनी ही अनस्टेबिलिटी रही होगी, अनस्टेबिलिटी, और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम रही होगी। एक बार मैं बोला फिर से लिख रहा हूँ। चार्ज ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, ठीक ना। वो बात, इसी बात को मैं एक बार आपको फिर से दोहरा दूंगा कि जिस स्पीसीज के पास चार्ज ज़्यादा रहा होगा वो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल रहा होगा, क्योंकि उसके पास उतनी ही एनर्जी रही होगी। ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं इसकी स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी के हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम न्यूक्लियोफाइल है एक टाइप से, मतलब कि ये अपना कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल नहीं है, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो अपना नेगेटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रोफाइल यानी उसको इलेक्ट्रॉन देके उसकी उसकी उसको भी स्टेबलाइज कर सकता है, खुद भी स्टेबलाइज हो सकता है। या फिर इस कार्बन आयन को, मतलब जब हमें तो अल्टीमेटली इसका नेगेटिव चार्ज कम करना है, क्या करना है, नेगेटिव चार्ज करना है। तो मीन्स इसके पास कोई ऐसी स्पीसीज है जो इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी साइड खींचे। जब वो नेगेटिव चार्ज को अपनी साइड खींचेगा तो ऑटोमेटिक इस पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब बैलेंस होता रहेगा इसका नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हमको ये देखना है कि हमें इसके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करना है। तो उसी मतलब कि अगर हम इसके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं तो अल्टीमेटली हम अपने यहाँ तक इस टॉपिक तक पहुँच जाएंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है ना। हम एक बार फिर से दोहरा दूँ कि हमें इस कार्बन आयन की जो कार्बन आयन का चार्ज है, तो हम उस चार्ज को अल्टीमेटली हमको कम करना है। अगर चार्ज कम होगा तो ऑटोमेटिक वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि कौन से ग्रुप कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। चार्ज देखो इसके पास ए नेगेटिव चार्ज है,
तो और इसका नेगेटिव चार्ज हमको कम करना है, नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन का हमको कम करना है। तो प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप में माइनस आई ग्रुप का काम होता है कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, ठीक है ना। तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक इसका चार्ज कम होगा, चार्ज कम होगा तो स्टेबलाइज होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। इसमें कोई रटने जैसा कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि जो कार्बन आयन का नेगेटिव चार्ज है वो अल्टीमेटली बैलेंस हो जाए, तो उसकी हम स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो माइनस आई ग्रुप जो ऐसे रहते हैं कि वो जो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस ग्रुप ऐसे रहते हैं कि वो कार्बन चेंज या फिर उससे वो मतलब कि वो विड्रॉ कर लेंगे इलेक्ट्रॉन, या उसका नेगेटिव चार्ज वहाँ से विड्रॉ कर लेंगे तो वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी हम कार्बन आयन की बात कर रहे हैं, हम कुछ एक दो क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा हमको क्लियर होगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यही रहा, CH3 ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वाला, ये कार्बन के ऊपर है ना कि हाइड्रोजन के ऊपर है। ये जो नेगेटिव चार्ज मैं गलती से बना रहा हूँ वो हाइड्रोजन के ऊपर नहीं, वो कार्बन के ऊपर है वो नेगेटिव चार्ज, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो कार्बन में क्वेश्चन देख रहे हैं, तो क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि सबसे ज्यादा कौन सा कार्बन आयन स्टेबलाइज्ड है, या सबसे ज्यादा कौन सा कार्बन आयन स्टेबल है, ठीक है ना। तो हम फाइंड करते हैं कार्बन आयन सब में सेम है। अब जो उसके जो ग्रुप उससे अटैच्ड हैं हमें उनको देखना है कि उन जो ग्रुप उससे अटैच्ड हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसी के थ्रू हम स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं कि जो कार्बोकेटायन या कार्बन आयन पे जो भी ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। जो वो रोल प्ले कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्टेबिलिटी आएगी। तो हम देख रहे हैं इस पे फर्स्ट वाले पे जोड़ा है हमारा CH3 अटैच्ड है ना, CH3 इस पे अटैच्ड है और हमको पता है कि CH3 प्लस आई ग्रुप के प्लस आई जो मींस जो इलेक्ट्रॉन इसको देगा प्लस आई की तरह वो काम करता है CH3 अल्काइल ग्रुप, ठीक ना। तो CH3 इसको अपना आई ग्रुप मतलब कि इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो आप ऐसे देखिए इस एरोस में शो कर रहा हूँ कि CH3 इसका प्लस आई शो कर रहा है, प्लस आई शो कर रहा है, CH3 प्लस आई शो कर रहा है। अब इसके यहाँ देखो आप कि इस वाले सेकंड नंबर वाले ऑप्शन का वो सेकंड वाले में इसके बाद दो CH3 हैं, दो CH3 अपना प्लस दोनों प्लस आई शो कर रहे हैं, ठीक है ना। ए प्लस आई शो कर रहा होगा, ए प्लस आई शो कर रहा होगा। यहाँ पे ए वाला एक ही CH3 है तो वो अपना प्लस आई शो कर रहा होगा एक ए वाला। तो इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि हमारे पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन है फर्स्ट वाले में इस कार्बन आयन पे 3 CH3 3 प्लस आई ग्रुप वाले 3 प्लस आई वाले ग्रुप अटैच्ड हैं। सेकंड वाले के पास हमारे पास इसके पास 2 प्लस आई वाले अटैच्ड हैं, उसके पास ओनली 1 प्लस आई वाला अटैच्ड है, उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। और हम देख चुके हैं अब देखो प्लस आई वाला इसको दे रहा होगा ना, यानी कि इसके नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा होगा। वो प्लस आई वाले क्या ही करते हैं कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन देते हैं वो, ठीक है ना। तो इसको और दे रहा होगा, इसके पास कार्बन आयन के पास और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इसका चार्ज और बढ़ रहा होगा, चार्ज बढ़ रहा होगा तो इसकी चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम होती है, चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम होती है। तो इससे हमें ये तो पता पड़ेगा कि ए सबसे अनस्टेबल होगा, ठीक है ना।
तो उसी इसके पास 3 है, उसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो आपको आंसर पता पड़ गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल फोर्थ, क्योंकि इसके पास कोई भी प्लस आई ग्रुप वाला नहीं है। फर्स्ट वाले के पास कोई भी प्लस आई देने के लिए कोई भी नहीं है। और हाँ, एक और बात, वो हाइड्रोजन का प्लस आई 0 माना जाता है। ए में आपको वो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 माना जाता है। ये मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट के फर्स्ट ही लेक्चर में बताया था कि हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 कंसीडर किया जाता है। तो फर्स्ट वाले वो फोर्थ वाले ऑप्शन में उसके पास कोई भी प्लस आई ग्रुप वाला मतलब कोई भी प्लस आई वाला नहीं है। और ये थर्ड वाले में उसके पास 1 प्लस आई वाला है, सेकंड वाले में उसके पास 2 प्लस आई वाले हैं, और फर्स्ट वाले में उसके पास प्लस वो 3 है। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ए हो जाएगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मीन्स आपको ये देखना है कि ये नेगेटिव चार्ज को, कार्बन आयन का जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज किस वाले ऑप्शन में सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, और जो कार्बन आयन या कार्ब कैटायन से जो सब्स्टिट्यूएंट जो उससे अटैच्ड हैं, वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, इसी से उसकी स्टेबिलिटी आएगी। ये रटने की कोई जरूरत नहीं है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। आप तो उसके चार्ज को देखिए कि सबसे ज्यादा मतलब कौन से ऑप्शन में सबसे ज्यादा चार्ज बैलेंस हो रहा है। ठीक है ना, और ये चीज आप तभी कंसीडर कर पाओगे या तभी पता लगा पाओगे जब आपको पता हो कि कौन सा ग्रुप माइनस आई शो हो रहा है या फिर प्लस आई शो हो रहा है। ठीक है ना, तो आई थिंक ये वाला आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो हम क्वेश्चन पे ही और नजर डालते हैं। तो क्वेश्चन जितने से ज्यादा करोगे उतना कंसेप्ट हमारा और क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना, कल हमने देखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जिसमें हमने देखा था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। आज हमने देखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। ठीक है ना, तो हम और क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। तो इसमें भी हमको वही निकालना है, सेम क्वेश्चन है कि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कार बनाने यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन हम देखते हैं कि यहाँ पे कार्बन सबके पास कार्ब एनायन है, नेगेटिव चार्ज है। तो हमें क्या करना है कि हमें ये नहीं देखना है कि मतलब कि हमें हमें क्वेश्चन में ये ऑब्जर्व करना है कि कौन से वाले ऑप्शन में नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा बैलेंस हो रहा है, कौन से वाले ऑप्शन में नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा बैलेंस हो रहा है। अब क्या होगा, देखो एरा नेगेटिव चार्ज और एरा फ्लोरीन। ठीक है ना, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी रहती है, फ्लोरीन की। ठीक है ना, फ्लोरीन की रहती है। तो फ्लोरीन क्या चाहेगा कि ए वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो फ्लोरीन के पास आ जाए। क्या चाहेगा कि ए वाला नेगेटिव चार्ज है जो उसके पास आ जाए, फ्लोरीन के पास। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की ईएन सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है मींस वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा होल्ड करने की क्षमता रखता है। तो ए बार इसकी हमको टेंडेंसी पता पड़ गई फ्लोरीन की कि ये क्या चाह रहा है। सेम वैसा ही कि ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के बाद आती है, ये सब आप इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके होंगे। उसके ऑक्सीजन की आती है फ्लोरीन के बाद, तो वो भी ये चाहेगा कि वो वाला उसके पास आ जाए, ऑक्सीजन के पास। और नाइट्रोजन भी उसकी, मतलब ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा ईएन आती है। तो हमें ऐसे ही दिख गया कि सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड ए होगा, फिर उसकी ईएन के बेस पे। ठीक है ना, ईएन के बेस पे, मतलब कि ए हमने रटा नहीं है कि अभी मैं इसका सेकंड मतलब कि दूसरा कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट ऐसे आप देखो कि इसकी ईएन सबसे ज्यादा, तो ए क्या चाहेगा, ए वाला चार्ज उसके पास आ जाए। ऑक्सीजन की उसके बाद फ्लोरीन के बाद देखो एफओएन।
ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो ये चीज़ एक तरीके से तो हमें यहाँ से पता पड़ गया कि सबसे ज़्यादा स्टेबल 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन, या फिर उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है ना? या फिर आप डायरेक्ट देख सकते हो कि जब आप उसकी प्लस आई और माइनस आई ग्रुप की जब आप लिस्ट चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज़्यादा होता है। मतलब कि इन तीनों की कंपैरिजन में हम जब सबसे ज़्यादा, मतलब उस वैसे नहीं, इन तीनों में सबसे ज़्यादा माइनस आई, मैक्सिमम माइनस आई ग्रुप किसका होगा? मैक्सिमम माइनस आई किसका होगा इसमें? मैक्सिमम माइनस आई ऑफ फ्लोरीन। अगर इसकी इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा है तो ए नेगेटिव चार्ज को उतना ही बैलेंस करेगा। क्यों? क्योंकि माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। ऐसे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं माइनस आई ग्रुप वाले, वो चेन में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। अगर इसका माइनस आई इन तीनों में सबसे ज्यादा है तो इस नेगेटिव चार्ज को फ्लोरीन सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा। मींस अगर इस ए वाला चार्ज विड्रॉ हो जाएगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज सबसे कम रहेगा। मींस जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन आयन का, नेगेटिव चार्ज है, एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन आप। एक तो हमने प्लस आई और माइनस आई वाली लिस्ट हमने जो लिखी थी उसमें से आप देख सकते हो कि फ्लोरीन की माइनस आई सबसे ज्यादा थी। जब माइनस आई उसकी सबसे ज्यादा थी तो वो चेन में से इलेक्ट्रॉन खींचने की सबसे ज्यादा क्षमता रखता है, क्योंकि माइनस आई ग्रुप ऐसे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जो चेन से इलेक्ट्रॉन खींचने की, विड्रॉ करने की क्षमता रखते हैं। तो फ्लोरीन इनमें से सबसे अच्छा माइनस आई ग्रुप वाला था, तो वो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने की सबसे ज्यादा क्षमता रखता है, सबसे ज्यादा क्षमता रखता है। तो अगर ये खींच लेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज कम होगा, मैक्सिमम माइनस आई ऑफ फ्लोरीन, नेगेटिव चार्ज विल बी मिनिमम, जब नेगेटिव चार्ज विल बी मिनिमम होगा तो ए मैक्सिमम स्टेबलाइज करेगा 1 2 3, ए ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें इस वाले क्वेश्चन में भी वही करना है कि स्टेबलाइज्ड कौन है, स्टेबल सबसे ज्यादा कौन है। तो इसमें से आपको देख के ही पता पड़ रहा है कि जिसके पास नंबर ऑफ फैक्टर ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड रहा होगा। ठीक है ना? जिसके पास नंबर ऑफ, इसका रीजन लिख लेना आप, नंबर ऑफ फैक्टर इसके पास ज़्यादा थे, 1 2, इसके पास नंबर ऑफ फैक्टर एक ही था तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है ना? ये चीज़ आया समझ में आपको कि अगर एक सी एल है वहाँ पे 2 सी एल है, तो उस सेकंड वाले के पास नंबर ऑफ फैक्टर मींस क्लोरीन उसके पास ज़्यादा थे, ज़्यादा माइनस आई वाले ग्रुप उसके पास ज़्यादा थे, उस नेगेटिव चार्ज को माइनस आई ग्रुप वाले अपनी तरफ ज़्यादा खींचेंगे। चार्ज नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा खींचेंगे मींस जो कार्बन आयन का चार्ज है वो कम हो जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, तो वो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। ठीक है ना?
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक लाइन डायरेक्टली लिखवाई थी। इंडक्टिव इफेक्ट जब मैं आपको नोट करवा रहा था तो इंडक्टिव इफेक्ट की थर्ड लाइन मैंने लिखाई थी कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, या सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितनी मतलब कि इस पे कार्बन पे मैंने चार्ज नहीं बना पाया। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है ही नहीं, तो सीधे सीधे आप लिख लो। ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पर भी बताई थी, जब मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक ऐसी लाइन लिखवाई थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अब इसके पास माइनस आई वाला ग्रुप यहाँ अटैच्ड है, उसके पास माइनस आई वाला ग्रुप इसके आगे अटैच्ड है, मीन्स ये नेगेटिव चार्ज को जल्दी और इजिली अपने तरफ खींच लेगा और इसके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर पाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज होएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप फिर से एक बार लिख लो, आप अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है यहाँ से। CH2 फ्लोरीन, ये चीज़ आपको शायद नहीं दिख रही है वाली आपको, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये चीज़, हाँ यहाँ से देखिएगा, CH2 नेगेटिव, CH, CH3, Cl। इसमें भी हमको वही मतलब सेम क्वेश्चन है कि उसमें हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन मेजर करनी है इसमें भी हमको। गाइस क्वेश्चन देखिएगा एक बार आप गौर से, यहाँ इसके पास क्लोरीन है, इसके पास 2 ब्रोमीन है, उसके पास फ्लोरीन है, मीन्स कि हम इनमें तीनों में कंपैरिजन कैसे करें, कि ठीक है ना, कंपैरिजन करनी है। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट लिखवाता हूँ। इसके लिए एक डीएनपी रूल रहता है, डीएनपी। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है, अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन फ्रेम होता है तो सबसे ज्यादा आप प्रेफरेंस दोगे डिस्टेंस को। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आपको किसको देनी है? डी को। डी फॉर डिस्टेंस, मीन्स इसके पास क्लोरीन सबसे नजदीक है तो ए सबसे ज्यादा स्टेबलाइज, फिर आप सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, फिर आप उसको नंबर ऑफ फैक्टर को आप प्रेफरेंस देंगे। कैसे? कि इसके पास 2 ब्रोमीन है, इनके पास, ये तो डिस्टेंस से हमारा पहले ही सॉल्व हो गया। इसके बाद 2 ब्रोमीन है तो इसके बाद ए स्टेबलाइज होएगा। फिर थर्ड नंबर पे हम पावर देखेंगे कि पावर कितनी, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता उसकी कितनी है, मतलब प्लस आई ग्रुप कैसा है, ठीक है ना, सॉरी माइनस आई ग्रुप कैसा है, तब उसके बाद हम जाके पावर देखेंगे। तो ये डीएनपी रूल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला।
डीएनपी रूल, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन डायरेक्ट फ्रेम हो सकता है। तो हमने बात किया आज कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन तक। तो अभी तक हमने उसकी एप्लीकेशन पढ़ ली है इंडक्टिव इफेक्ट की, कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। तो गाइस अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट के एक दो एप्लीकेशन ही और रह गए, एसिड की स्टेबिलिटी और बेस वगैरह, तो वो रह गए हैं। अगले लेक्चर में हम वो कवर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।